अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक, एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मेंटोर से, फैकल्टी मेंबरान से, लीडर से और बहुत ही जस्ट लाइक वो लोग जो आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह से चेंजिंग्स लेके आते हैं, बेहतरी लेके आते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होता है तो उसको ऑब्वियसली एक 4 साल, 3 साल या 2 साल का एक टाइम गुजारना पड़ता है और शायद कभी-कभार माशाल्लाह ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो उससे ज़्यादा अरसा भी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लाइफ है, जितनी गुजारी जाए उतनी कम है। मगर उसके दौरान कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी तकरीबन हर सेमेस्टर में मुलाकात होती है और यूनिवर्सिटी के पहले दिन पर भी उन्हीं लोगों से मुलाकात होती है। तो कहने का मकसद ये कि जब तक वो स्टूडेंट से उस्ताजा की पोजीशन तक नहीं पहुंचते या स्टूडेंट से लेके अपने जिंदगी के अंदर जो जॉब्स वगैरह करना चाह रहे हैं उस मंजिल तक नहीं पहुंचते, तब तक उनका सामना रहता है। तो आज जो हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनका ताल्लुक उन 3 डिपार्टमेंट के साथ है जिससे बच्चे का असल जो है ना, कहते हैं जामे तौर पर जो वास्ता पड़ता है उनसे। आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, आप एग्जामिनेशन में भी रहे हैं, आप एकेडमिक्स में हैं। तो मैं है पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि कभी हम देखा करते थे कि बैक इन 2001 से लेके 2010 तक हम देखें तो एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन एक ही बोर्ड पे होते थे और एकेडमिक्स डिपार्टमेंट होता था, उसके दो अंदर हम कहते हैं सब डिसिप्लिन होते थे जिसमें एक एकेडमिक होता था, दूसरा होता था अल्लाह आपका भला करे एग्जामिनेशन। ठीक इसी तरह से कुछ अरसा आपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी, क्योंकि आप ऑब्वियसली कैंपस की पूरी चीज़ों को मेंटेन करते थे, मैनेज करते थे और ज़ाबिस के अंदर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से 2 शिफ्टें होती हैं, एक सुबह तकरीबन 8 से तकरीबन 4 बजे तक होती है और दूसरी होती है तकरीबन दोपहर 2 बजे 2:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो आप हमारे साथ ऑब्वियसली मैं भी सेकंड शिफ्ट में था, तो हमारा तो बहुत पुराना ताल्लुक है और आप मेरे भी उस्ताद मोहतरम है, आप मुझसे सीनियर भी हैं, हम कलीग तो हैं, मगर आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का हमें मौका मिला है। जब स्टूडेंट के वक्तों में रहे तो आपसे अक्सर मुलाकात होती थी, तो और आज मैं आपकी मुलाकात जो लोग 2001 से लेके 2023 तक ग्रेजुएट हो रहे हैं या एज ए स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं या एज अ फैकल्टी आ रहे हैं या एज अ ग्रेजुएट जो अपने डिसर्टेशन के मामलात में आ रहे हैं या वो लोग जो पढ़ाकर अपने फाइनल चेक्स वसूल करने आ रहे हैं, वो हमेशा मिलते हैं मोहम्मद राशिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, वेलकम ऑन द बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वकफा, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अल्लाह आपको सलामत रखे। उसी तरह 2010 से लेके अभी तक जवां है, इस जवां रहने का राज पहले बताएं हमें। बस मेंटेन रखना पड़ता है खुद को। हमने कुछ सुना खास है है कि नहीं। इंसान के चेहरे पे जब मुस्कुराहट होती है और दिल में शिकायत कम होती है तो अल्लाह उसके साथ राजी होता है, क्योंकि वो तमाम मामलात रब के हाजिर रखता है। तो मैं समझता हूँ कि आपका भी कुछ इस तरह का, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिला हूँ तो आपके चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान होती है, कभी मैंने आपको उलझते या किसी तरह से भी एग्रेशन में नहीं देखा। हालांकि ऐसा भी वक्त आता है कि हम भी एज स्टूडेंट आते थे, एक बड़ी लाइन देखते थे, हम कहते थे कि यार आज पता नहीं अपना टाइम कब आएगा, मगर आप वही मुस्कुराहट मेंटेन रखते थे। बस ये तो आपकी जरा नवाजी है। वैसे मैं इतना ज्यादा हंसमुख हूँ नहीं, ज्यादा हंसता नहीं हूँ, क्योंकि जब स्टूडेंट्स आते हैं तो अक्सर उनको ये शिकायत होती भी, क्योंकि हमारी होती है पब्लिक डीलिंग जी जी। स्टूडेंट्स के साथ, तो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज लेके आते हैं। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक डीलिंग जो भी पब्लिक डीलिंग करते हैं जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, तो आपको थोड़े से वो रूड नजर आते होंगे कि होते नहीं है, नजर आते हैं। वो क्योंकि आप फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक एक किस्म के सवालों के जवाब दे दे के, तो शायद वो कभी और आप तकरीबन 2001 से लेके 2023 तक उसी सवालों में फंसे हुए हैं। तो इस वजह से कभी कभार हो भी जाता है इस नहीं, तरह आज के सेशन में सर मैंने आपके लिए सवालात चेंज कर दिए। आज जो है आप वही सवालात के वही जवाबात नहीं देंगे, या जो पॉलिसी के साथ चेंज होते हैं जवाबात वो भी नहीं देंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत से डिफरेंट चीज़ों को ऑब्वियसली डिस्कस करें जिससे बेहतरी आ सकती है, और हम अपने पॉडकास्ट के व्यूवर्स को भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि कहाँ आप चाहते हैं किस कदर चेंजिंग्स होनी चाहिए, और उस चेंजिंग को देखेंगे कि अगर वो ऑलरेडी हमारे पास इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, जो आपकी नज़र के सामने से नहीं गुजरी, उन पे बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किस डेजिग्नेशन से आपने शुरू किया? आज माशाल्लाह आप असिस्टेंट कंट्रोलर हैं एकेडमिक्स डिपार्टमेंट के, तो थोड़ा-सा अपने बारे में थोड़ा हमें बताएँ। जी, ये मैं 2001 में ज़ाबिस्ट मैंने जॉइन किया एज एकेडमिक असिस्टेंट। तो उसके बाद से बस ये जगह ऐसी रास आई ज़ाबिस्ट माशाल्लाह से
कि आज तक ज़ाबिस्ट के साथ मैं वाबस्ता हूँ। तो ये एक बहुत लंबा सफ़र है, जो अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि मुझे शुरू से ही जब मैं अपना करियर स्टार्ट करने लगा था तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, वैसे तो क्योंकि जो मेरी डिग्री की बैकग्राउंड है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था 3 साल का, तो मेरा ये था कि मैं किसी इंडस्ट्री वगैरह में जाके वहाँ पे एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना करियर स्टार्ट करूँगा। लेकिन जब ये ज़ाबिस्ट में आया मैं, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, ये जो कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट था, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ख़ुद को यहीं पे वो किया। फिर इससे ही रिलेटेड जो है मैंने आगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाबिस्ट में रहते हुए, क्योंकि ये वाला जो है एनवायरनमेंट था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने इंडस्ट्री को तो नहीं ज्वाइन किया, अब एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहीं पे वो किया। अच्छा सर, आपने 3 तरह के, मैंने आपके बारे में थोड़ी सी गुजारिश याद रखी कि आप 3 डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं। जी। तो सबसे पहला आपका ऑब्वियसली एकेडमिक्स रहा है। हम एकेडमिक्स पे बहुत ही थोड़ी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो आपकी पोजीशन है उसमें बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं, जिनकी हम समझते हैं कि आप रहनुमाई ज़रूर करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए इस पॉडकास्ट के तसलसल से। तो पहली चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन आपने कैसे देखा और किस कदर एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी? क्योंकि उस टाइम पे एग्जामिनेशन, आपके कहने का मकसद ये भी था कि एग्जामिनेशन और एकेडमिक्स एक ही डिपार्टमेंट जी, में करते थे। बिल्कुल। तो वो किस तरह काम करते थे उस वक्त? देखें, 2001 में जब हमारे पास तकरीबन 3-3,500 स्टूडेंट्स होते थे उस वक्त, तो उस वक्त एग्जामिनेशन और हमारा 2 ही कैंपसेस होते थे, एक 90 कैंपस एंड एक 100 कैंपस होता था। तो एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन ये एक ही डिपार्टमेंट होता था। तो उसमें ये उस वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए भी था कि उस वक्त जो है अभी मिड टर्म और फाइनल का वो होता है, एग्जामिनेशन के जो हमारे वो होते हैं 2, एक मिड टर्म होता है, एक फाइनल होता है, बाकी क्विज़ेस असाइनमेंट तो क्लास के अंदर की एक्टिविटी होती है। उस वक्त आवरली बेस्ड सिस्टम होता था, तो उसमें ये होता था कि हर मंथ जो है एक आवरली होती थी, फिर N+2 जो है, मतलब है कि 2 बेस्ट आवरली काउंट होते थे और एक जो आवरली उसका 1 घंटे का आवरली होता था। तो वो उस वक्त हमारा काफ़ी टफ स्केड्यूल होता था एग्जामिनेशन का, क्योंकि पूरा सेमेस्टर ही आप ये समझ ले कि एग्ज़ाम चल रहे होते थे, हर मंथ एग्ज़ाम हो रहे होते थे, आवरली सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बड़ा मुश्किल होता था, और हमारे पास स्पेस भी इतनी नहीं होती थी। आजकल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पेस होती है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए उस वक्त, क्योंकि हम उसी वक्त पैरेलल क्लासेस भी चला रहे होते थे और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा रहे होते थे। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेक्टिक सा स्केड्यूल होता था, क्योंकि हर मंथ उनके एग्ज़ाम होते थे, जो उनके लिए बेहतर भी था, मगर ये कि ज़ाहिर-सी बात है एक प्रेशर भी होता था कि हर महीने उनका एग्ज़ाम हो रहा है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होता था। इवन वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो रही होगी, एंड देन अगेन आप हर महीने अगर एग्जाम्स करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई क्या क्या वेरिएशंस आई हैं करिकुलम के अंदर, कितने लेक्चर्स प्रॉपर हुए हैं, क्या नहीं हुए, कितने डिलीवर्स बच्चों को मिले, बच्चों की क्या स्ट्रेंथन बनी है, तो उस हिसाब से भी आगे आपको बहुत आसानियां होती होंगी। बिल्कुल, उससे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता था, क्योंकि वो पूरी तरह इन्वॉल्व होते थे। ये नहीं कि 8 हफ्ते तक जो है ऑन एंड ऑफ क्लास में आए, नहीं आए, या वो लेट आए, या क्लास में पार्टिसिपेट ना करें। अब आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को ये इन्वॉल्व रहना पड़ता था उसमें, उस सिस्टम में। लेकिन ये कि अब भी जो है मिड टर्म एग्ज़ाम है, वो अब उसका 2 घंटे का होता है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स को वो है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे एचईसी ग्रो कर रहा है, वो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह दे रहा है यूनिवर्सिटियों को, तो वो यूनिवर्सिटियों बाउंड है उनको इम्प्लीमेंट कराने पे। तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें फिर वक्त के साथ चेंज होती रहती है, एग्ज़ाम के मोड चेंज होते रहते हैं। सही। तो अब अच्छा, वक्त के साथ कहते हैं कि अदवार के साथ चीज़ें बहुत चेंज होती हैं और बहुत चेंज भी हुई हैं। जैसे अभी आपने बात की कि हमारे साथ 2 कैंपस थे, तो आई थिंक आप उसी वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो भी आपने निभाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उस वक्त आपके पास कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती थी, स्टूडेंट का बर्डन भी ज़्यादा था, एंड देन अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें तो बहुत ही एक नए शेप में होंगी उस वक्त। क्या मतलब उस वक्त कितना हार्ड टास्क था एडमिनिस्ट्रेशन?
एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा ही हार्ड टास्क होता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी चीज़ों का आपने देखना होता है। तो उस वक्त भी यही होता था कि कम रिसोर्सेस के साथ हमने ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लासेस भी कंडक्ट करवाना और फैकल्टी को भी प्रॉपर फैसिलिटेट करना, सारी चीज़ों को बड़ा ख्याल रखना होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते थे, उस वक्त भी करते थे, आज भी हमारा एडमिन डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव हुए। तो उस वक्त भी हम इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते थे। हमारे पास उस वक्त रिसोर्सेज और बहुत कम होते थे। जैसे अब आजकल हमारे हर क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीमीडिया है, स्पीकर्स है, हर तरह के फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की हुई है। उस टाइम में नहीं होती थी, क्योंकि मल्टीमीडिया उस टाइम में इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो वो 2-4 होते थे। तो जिनको चाहिए होती थी, जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो उनको हम प्रोवाइड करते उस थे। वक्त स्लाइडर चेंजेस वगैरह होते थे। तो वो स्लाइड पे वो एक पढ़ाते थे। प्रोजेक्टर होता था ना, जी जिसके जी ऊपर स्लाइड्स बिल्कुल, हम रखा और करते थे। हेड प्रोजेक्टर उसको वो कहते थे। तो उसमें वो स्लाइड बना के फिर टीचर जो है ना वो प्रेजेंट करते थे। तो अभी तो अब कोई क्लास आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि बगैर मल्टीमीडिया के कोई क्लास हो, क्योंकि टीचर कोशिश करते हैं, जितनी भी हमारी फैकल्टी है, कि वो बिल्कुल रियल टाइम की जो आज की वो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप रिसर्च करें, आप देखें ऑनलाइन, स्टूडेंट्स को वहीं पे चीज़ें का बताएं कि क्या सही। क्या इस वक्त चल रहा होता है। अच्छा, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला कि बच्चे का चाहे पहला ही दिन ओरिएंटेशन के फौरन बाद आपसे मुलाकात होती है, क्योंकि एडमिन उनको जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एलोकेट करता है, और सबसे पहली एक्टिविटी ये होती है कि उनको अपने क्लासेस के स्केड्यूल को देखते हुए, या क्लासेस के अंदर या जो उनके डिपार्टमेंट में कोर्स एलोकेशन हुई है उसको देखते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किस तरह होता है, क्या होता है, किस कदर होता है, जो फॉर एग्जांपल अभी कोशा है बच्चे जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनको आइडिया हो जाए कि उसके लिए उनको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। देखें, जब स्टूडेंट्स की, हम तो स्टूडेंट्स के साथ शुरू से ही इन्वॉल्व होते, जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि हमारा जो जितने भी ज़ाबिस्ट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब हमारे एडमिशन चल रहे होते हैं तो आपसे लेकर हम सब उनको पूरी तरह सपोर्ट अपनी प्रोवाइड करते हैं, या अभी जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी इसी तरह का होता है। तो उसमें यह है कि जब एक दफ़ा बच्चा एडमिशन ले लेता है ज़ाबिस्ट में, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है, तो फिर उनको एक सेक्शन भी दिया जाता है, एक ABCD जो भी सेक्शन उनको मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको अपने कोर्सेज ज़ाबडेस्क में रजिस्टर्ड करने होते हैं। उससे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि जब ज़ाबडेस्क पे रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चे, तो वो अपनी अटेंडेंस, अपनी जो मार्क्स है उनके, या लेक्चर मटेरियल, कोर्स आउटलाइन जो टीचर अपलोड करता है, वो सारी चीज़ें ज़ाबडेस्क से एक्सेस करता है, क्योंकि हमारा पूरा पेपर लेस वो हमारा वो सिस्टम है जो हमने इम्प्लीमेंट किया। ये 2004 में तकरीबन ये ज़ाबडेस्क हमने वो कराया था। तो उससे स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। उस ज़ाबडेस्क का फिर ये होता है कि जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो 2 वीक्स तक हम टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को। एक सेमेस्टर फर्स्ट वीक यानी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले हमारी रजिस्ट्रेशन 1 हफ्ता पहले स्टार्ट हो जाती है और 1 हफ्ते तक रहती है। टोटल ड्यूरेशन 2 वीक्स का होता है। उसमें स्टूडेंट्स को कोर्सेज रजिस्टर्ड करने होते हैं अपने ज़ाबडेस्क की थ्रू। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो उसमें हम उनको गाइड करते हैं। कोई कोर्स उनको समझ में नहीं आता, या कोई कोर्स उनके लिए है नहीं, या कोर्स आउटलाइन देख के उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, या उनका टाइम चेंज हुआ है, वो डिफरेंट रीज़न होते हैं, या उनको अलाउ ही नहीं है, प्री रेक नहीं किया, एडवांस, ये आगे के सेमेस्टर में होते हैं। तो उनमें हम स्टूडेंट्स को पूरा 2 हफ्ते तक फैसिलिटेट करते हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी लाजमी होता है, क्योंकि उसके बगैर अगर जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं करते तब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अपना लेक्चर मटेरियल भी नहीं एक्सेस कर सकता, अपने अटेंडेंस वगैरह भी नहीं देख सकता क्लासेस वगैरह में। तो वो एक प्रॉपर पार्ट नहीं होता हमारे सिस्टम का। इवन हमारा जो क्लास का स्केड्यूल है वो भी ज़ाबडेस्क पे होता है स्टूडेंट्स का। कि लेट सपोज एक स्टूडेंट अपने घर से निकल रहा है
और उनको नहीं पता क्योंकि कराची के हालात ऐसे होते हैं, नेटवर्क नहीं चल रहा या कोई दूसरी चीज़ है, कोई जुलूस है या कोई मुख्तलिफ वो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, नेट बंद कर दिया, कोई SMS नहीं चल रहा या आपके पास अपना स्टूडेंट्स अपने मोबाइल पे देख सकता है कि उनकी क्लास कहाँ पे हो रही है। हमारे 4-5 बिल्डिंग्स हैं जिसमें क्लासेस होती है, तो स्टूडेंट घर से आया फिर एक बिल्डिंग में जाए, दूसरी बिल्डिंग में जाए, नहीं, वो अपने मोबाइल से ही वही गाड़ी में आ रहा है, जिस चीज़ में कन्वेंस में आ रहा है उसके थ्रू देखे उनकी क्लास कहाँ हो रही है, किस बिल्डिंग में हो रही है, वो अपने मोबाइल से ही देख सकता है। तो ये सारी चीज़ों, इन फैसिलिटीज से, इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बगैर उनका काम नहीं है, उनका फायदा नहीं है। सही। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट्स की अपनी भी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, एंगेजमेंट्स होती हैं, जो फॉर एग्जांपल उनकी क्लास के टाइम से या दिन से क्लैश कर रही होती हैं, तो वो चाहते हैं कि हम या तो वो कोर्स जो है जिसमें वो समवॉट रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया जो इवनिंग के स्टूडेंट होते हैं स्पेशली, तो वो या तो टाइम पे पहुंच नहीं पाते या जिस दिन वो क्लास होती है उस दिन ऑलरेडी उनके ऑफिस में कुछ टाइम ज्यादा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम कोर्स छोड़ दें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रजिस्टर्ड कोर्स होता है और 1-2 लेक्चर्स हो जाते हैं, तो वो आपके पास शायद आते हैं डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। तो 1-2 चीज जो मेरे जहन में आ रही है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर 3 क्लासेस तक वो आता है तो उसके लिए क्या पॉलिसी है? फॉर एग्जाम्पल 3 क्लासेस ले ली और फिर आता है डी रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो मिड टर्म से पहले उनकी तैयारी वगैरह इतनी अच्छी नहीं हो पाती, समवॉट उनको रियलाइज होता है कि नहीं भाई मैं फ्लंक हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो भी मैंने सुना है आपके पास आते हैं। क्योंकि मेरे पास ये सवालात कैलकुलेटेड आए हैं, तभी मैं आपसे गुजारिशात रखता हूँ। तो उनकी ऊपर क्या पॉलिसी लागू होती है? उनकी क्या फीस डिटेक्शन होती है या उनकी CGPA पे कोई असर पड़ता है? होता क्या है इससे? देखिए 2 वीक्स का जो हम टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो इसीलिए होता है, इतना जो ज़्यादा लंबा टाइम हम दे देते हैं वो इसलिए ताकि स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली अच्छे तरीके से अपने कोर्सेज रजिस्टर्ड करें और फर्स्ट वीक में अपने स्केड्यूल को अच्छी तरह देखें। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो कोई भी कोर्स डी रजिस्टर्ड कर सकता है विदाउट एनी चार्जेस के, उनको कोई चार्जेस नहीं लगते। इवन स्टूडेंट फीस पे कर लेते हैं फिर डी रजिस्टर्ड कर लेते हैं, आप उनको कहते हैं आपकी फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, अगले सेमेस्टर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स कोर्स रजिस्ट्रेशन जब खत्म हो जाए उसके बाद अगर कोई कोर्स उनको बाद में समझ आता है, यानी 2 वीक्स के बाद समझ में आता है कि वो नहीं कर पा रहे, कोई उनको कोई भी पर्सनल इश्यूज है या कोर्स ऐसा है कि जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर उस सूरत में उनको पेनल्टी लगती है। जाहिर सी बात है कोर्स विड्रॉल होता है, वो फिर डी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो फिर विड्रॉल में चला जाता है। 3rd वीक में अगर कोई स्टूडेंट विड्रॉ करता है तो उनको 50% कोर्स फीस चार्ज होती है। तो इसी तरह अगर वो 4th वीक के बाद जो है, यानी कि 4th वीक के बाद अगर विड्रॉल करना चाहता है तो 75% कोर्स फीस चार्ज होती है टिल मिड टर्म तक। और एक दफ़ा मिड टर्म हो जाए, मिड टर्म में वो ये महसूस कर ले कि भाई उनका मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ, कुछ बीच में क्विज़ेस असाइनमेंट्स वगैरह भी हुए होते हैं, तो वो अगर समझता है कि उनका ये मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ और ये कोर्स शायद वो पास न कर पाए, तो भी उनके पास ऑप्शन होता है टिल 12th वीक, प्रायर टू 12th वीक उन्होंने विड्रॉल रिक्वेस्ट ज़ैपडेस्क के थ्रू सबमिट करनी होती है। लेकिन उस केस में उनकी फीस पूरी चार्ज होती है, 100% फीस चार्ज होती है। मतलब मिड टर्म के आगे जैसे ही जाएगा तो वो 100% डिडक्शन हो जाएगी, डिडक्शन 12th वीक तक। और 12th वीक के बाद तो विड्रॉल हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो हमारी पॉलिसी है कि विड्रॉल जो है वो अगर स्टूडेंट नहीं कंटिन्यू करता तो विड्रॉल रिक्वेस्ट अगर भेज भी देता है वो रिजेक्ट हो जाती है और F ग्रेड अवार्ड होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि रजिस्टर्ड करते वक्त थोड़ा अपना वो ख्याल रखें ताकि फाइनेंशियल लॉसेस उनके कम से कम हो। अच्छा, मैं जितना समझा हूँ, आपने ये कहा कि 2 क्लासेस हो रही हैं, उससे पहले अगर वो आता है तो वो डी रजिस्ट्रेशन में काउंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, फर्स्ट 2 वीक्स में हम उनको, अगर उससे तीसरी वीक पे चला गया तो वो विड्रॉल के सेशन में आ जाएगा, जो 4थे वीक तक है, यानी कि 50% उसकी फीस से डिटेक्ट हो जाएगी। अगर 5वें वीक में आता है तो 75% उसकी फीस डिटेक्ट होगी जाके मिड टर्म तक। अगर मिड टर्म के फौरन बाद आता है, 9वें वीक में भी आता है, तो उसकी 100% फीस एक
खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और वो जो भी उसके साथ मतलब जस्ट लाइक प्रोसेस करना चाह रहा है, मगर वो प्रोसेस भी 12th वीक तक वैलिड है। Valid है। सो फार हमने यही अंडरस्टैंड किया। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आपको काफी सारी जो क्वेरीज थी इससे रिलेटेड उसका मैंने आंसर सर से पूछा और आपको गाइड कर दिया। सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मामला होता है कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं अभी मेरे पास टाइम है, मैं ये कोर्स, फॉर एग्जांपल उसने पहले कोर्स उठाया मंडे ट्यूसडे को, उसने कहा वेडनेसडे को ऑफिस के मामला होते हैं, सडनली उसको पता चलता है कि भाई ऑफिस के मामला सेटल हो चुके हैं और उसके अगेन ये मामला हो गया कि यहाँ पर तीसरा वीक चल गया। अब वो कह रहा है आपको सर मैं इसमें रजिस्टर्ड होना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी 3 एब्सेंट वो लग जाए, आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अपना टाइम सेव करूंगा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए 2 वीक्स का टाइम तो हम स्टूडेंट्स को देते हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई भी स्टूडेंट आके उसमें रजिस्टर्ड कर सकता है विद इन ड्यू टाइम। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जहां तक मुझे लगता है कोर्स रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या जो स्टूडेंट्स को हम फैसिलिटेट करते हैं, ज़ाबिस जितना करता है शायद ही कोई और यूनिवर्सिटी इतना स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करती है। जैसे लेट्स आपने बात की आपके अगर तीसरे वीक में कोई, तो उसमें ये होता है कि अगर स्टूडेंट जाता, ये ऐसी कोई उनकी वो क्यूरी होती है या रजिस्टर्ड करना चाह रहा होता है, कोई 2 वीक तक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तीसरे वीक में वो क्लियर हो गया, ऑफिस कमिटमेंट्स पर्सनल कमिटमेंट्स उनसे फारिग होके फिर वो ये समझता है कि वो रजिस्टर्ड करना चाह रहा है, वो कर पाएगा कोर्स, तो उसके लिए वो प्रोग्राम मैनेजर के पास जाता है। प्रोग्राम मैनेजर देखता है अगर उनका कोई जेन्युइन रीजन होता है तो उनको अलाउ कर देते हैं, वो हमें ईमेल कर देते हैं कि भाई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी इस वजह से रजिस्टर नहीं कर पाया, तो हम तीसरे वीक में भी उनकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। पूरा वीक प्रोग्राम मैनेजर उनके लिए ईमेल करते रहते हैं स्टूडेंट्स जो ऐसे केसेस उसमें होते हैं। फीस वही होती है? फीस उनकी वही होती है और तीसरे वीक में हम ये कर लेते हैं कि 1500, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी होती है, सिर्फ जस्ट 1500 एक अमाउंट होता है कि उतनी उनको लेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग जाते हैं 1500। वो भी अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे लेट सपोज कोई कोर्स हमने वॉश आउट किया, ज़ाबिस्ती खुद ही वॉश आउट किया उसकी वजह से कि लो रजिस्ट्रेशन हुई है, कोई कुछ इलेक्टिव कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन उतनी नहीं हो पाती, तो फिर हम वो कोर्स वॉश आउट कर देते। फिर उन स्टूडेंट्स को हम कोई फीस चार्ज नहीं करते, उनको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप कोई सा भी दूसरा कोर्स ले सकते हैं, अपनी मर्जी का आप देख लीजिएगा, जो अवेलेबल कोर्सेज है उसमें लेके, फिर उनको चार्जेस नहीं होती। सही सर। तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट के मामलात होते हैं और जिस कदर आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली ये मामलात आगे भी इस तरह चलते ही रहेंगे क्योंकि ये मामलात तो रुकने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामलात भी होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि टीचर्स के जो क्लास के प्रॉब्लम्स होते हैं, जब एक दफा आपके रजिस्ट्रेशन हो गई क्लासेस की तरफ जाते हैं तो क्लासेस का डिसिप्लिन डेकोरम, बहुत सारे मामलात हम कहते हैं कि भाई वो क्लास का ऐसी नहीं चल रहा, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, ये वो सारी चीजें, तो ये भी आपके अंडर आती है। तो इन चीजों को किस तरह आप, क्लास से पहले क्लास साफ होनी चाहिए, प्रोजेक्टर चेक होना चाहिए, कंप्यूटर चेक होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है, कोई सेशन हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, सेमिनार हो रहा है, तो माइक्स वाइक्स लगते हैं, स्पीकर भी क्लासेस में लगे हुए होते हैं, तो इसको किस तरह आप लोग मेंटेन करते हैं? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको वो पिछले सवाल की कंटिन्यूशन में ये बता दूं कि मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से अपने ज़ाबिस के स्टूडेंट्स को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं हमारे आते हैं, कि वो बराए मेहरबानी जो अपने सीनियर्स हैं उनसे तो ज़रूर अपने वो कर ले, लेकिन पॉलिसी से रिलेटेड उनकी जो है वर्ड को आखिरी वर्ड ना समझे, क्योंकि पॉलिसी हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अक्सर जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स अपने सीनियर से कोई सुनी सुनाई बातों पे, जो उनके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ होता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो उनकी सुनी सुनाई के भाई ये उसी को पॉलिसी समझ के कोई फैसला कर लेते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को अप्रोच नहीं करते, उनसे नहीं पूछते पॉलिसी से रिलेटेड, तो फिर आखिर में उनको बहुत नुकसान होता है। कभी उनकी पूरी फीस कोर्स की चली जाती है, कभी ये होता है कि कोर्स कर लिया मगर वो उनका कोर्स है नहीं, आधे में उनको पता चल गया, या कोई और उनको कोई प्रोबेशन वगैरह पे है। इससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट से ज़रूर पूछे या स्टूडेंट हैंडबुक पढ़े कि उनके बैच पे ये उनके लिए पॉलिसी क्या है किसी भी चीज़ के लिए।
ऐसा ना हो कि वो किसी अपने सीनियर से पूछे और फिर वो बताए कि भाई ये उनकी लिए पॉलिसी अलग थी, भाई आपकी लिए पॉलिसी अलग है। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखें। आपके सवाल के भाई हम ये क्लासेस का, ये हमारा पूरा एक पूरे टीम वर्क होती है, सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट अकेले नहीं होता, इसमें आईटी डिपार्टमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है पूरी तरह से, जो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है उससे पहली 2 वीक्स पहली एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी डिपार्टमेंट एंड एकेडमिक्स डिपार्टमेंट ये तीनों मिलके कोऑर्डिनेशन से जितनी भी हमारी क्लासरूम की इक्विपमेंट्स हैं उनको देखता है, थॉरली चेक करता है। एक टीम जाती है एक एक क्लासरूम में, उसको चेक करते हैं कि क्लासरूम में कलर का कोई काम तो नहीं है, कोई एसी का प्रॉब्लम, लाइट्स, मल्टीमीडिया, स्पीकर्स, ये एवरीथिंग, चेयर्स, जितनी भी चीज़ें क्लासरूम में होती है, जितनी भी इक्विपमेंट होती है, उन सबको चेक किया जाता है कि भाई कोई मसला है, अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो क्लास सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही हम उसको ठीक कर लेते हैं। वो उन डिपार्टमेंट्स का एक होती है कि क्लास, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, पूरा साल ही तकरीबन इन्वॉल्व रहता है इस किस्म की एक्टिविटीज में। तो जब क्लास होती है, किस क्लास के दौरान कोई इश्यूज आया, कोई एक ऐसा इशू आया जो मल्टीमीडिया नहीं चल रहा या कोई लाइट का प्रॉब्लम हो गया, एसी नहीं चल रहा, तो उसकी भी, क्योंकि हमारी मेंटेनेंस की टीम बैठी होती है, आईटी की अलग है और उसकी एडमिन की अलग है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, फैकल्टी, तो हम उन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं। पहले तो हमारा स्टाफ खुद जाके चेक करता है, अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है तो वो फिर वहीं पे ऑन द स्पॉट उनको बुला लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं, तो इस तरह मसला रिजॉल्व हो जाता है। आईटी की टीम होती है वो बिल्कुल 24 आवर्स, यानी कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं। मेंटेनेंस स्टाफ है वो भी अवेलेबल होता है, तो वो चेक कर लेते हैं, तो वो हो जाता है। अगर कोई वर्स्ट केस में ये होता है कि हम क्लास ही चेंज कर देते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी और क्लास में क्लास को शिफ्ट कर दिया। और मीनवाइल अच्छा सर, ये भी मामला, तो उसके बाद जब हम आते हैं इस चीज पे कि स्टूडेंट्स आते हैं तो सबसे कैंपस में आते ही उनको देखना होता है कि स्केड्यूल क्या है, कहाँ है, किस कदर है, तो ये स्केड्यूल मेंटेन और क्लास एलोकेशन का सिस्टम, बेसिकली सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है? क्लास एलोकेशन का सिस्टम तो अभी हमने काफी इम्प्रूव किया है और बहुत अच्छा सिस्टम वो किया, क्योंकि उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब स्टूडेंट के लिए कोई परेशानी की बात नहीं कि वो कहीं ज़ाबिस्ट की किसी नोटिस बोर्ड के पास जाए और वहाँ उनको देखना पड़े कि उनकी क्लास कहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये सारी चीज़ें हमने स्टूडेंट्स के पोर्टल पे ही दे दी है, ज़ाबिस्ट पोर्टल जिसकी मैं बात कर रहा था कि उस पर वो रजिस्ट्रेशन, लेक्चर मटेरियल, सारी चीज़ें वहीं पे वो करंट वीक का स्केड्यूल देख सकता है कि उनकी क्लास किस कैंपस में हो रही है। अगर किसी वजह से कैंसल है, वैसे तो हमारा ये होता है कि हम एसएमएस के थ्रू फौरन इन्फॉर्म कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आपकी क्लास नहीं हो रही। लेकिन अगर किसी को एसएमएस रिसीव नहीं हुआ होता या कुछ और मसला होता है या मोबाइल उनके पास इवन नहीं भी होता, वो अपने लैपटॉप से या अपने पीसी से वो चेक कर सकते हैं कि उनके करंट वीक स्केड्यूल में अभी क्लास कैंसिल स्टेटस क्या है। वो घर से निकलने से पहले चेक करे कि भाई उनकी क्लास हो रही है या नहीं हो रही है, या टाइम चेंज तो नहीं हुआ है। इस किस्म की अगर कोई भी चीज़ होती है वो हम फौरन अपडेट कर लेते हैं, हर स्टूडेंट के पोर्टल पे आता है। वैसे हमारी हर कैंपस में एक एलईडी लगी हुई है, वो जैसे ही वो आता है रिसेप्शन पे, वो वहाँ पे बिल्कुल क्लास का स्केड्यूल चल रहा होता है, वो चेक कर सकते हैं कि उनकी क्लास हो रही है। किसी के पास अगर मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, तो उनके लिए भी है कि वो एलईडी चेक कर ले और उसके हिसाब से वो देख ले। अगर वहां पे भी उनको नहीं है तो हमारा स्टाफ तो बैठा ही होता है, हर जगह पे हमारा एकेडमिक स्टाफ बैठा है हर कैंपस में, वहां वो स्केड्यूल उनको बता देंगे कि आपकी क्लास कहाँ हो रही, कहाँ नहीं हो रही। अच्छा सर, एक और चीज देखी गई है, एकेडमिक प्रोबेशन डिसमिसल, बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि ये मामला होता है। ये मामला किस तरह का है और किस नौयत का है और उसका प्रोसीजर किस तरह काम कर रहा होता है? असल में हर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये होता है कि स्टूडेंट्स की एक रिक्वायर्ड जीपीए होती है कि आप को अगर इतनी जीपीए हो, जैसे लेट सपोज ज़ाबिस्ट में है कि अगर अंडर ग्रेजुएट का कोई स्टूडेंट्स हैं उनकी जीपीए 2 से बिलो हो तो उनको डिग्री नहीं मिलती, जब तक जो है वो एटलीस्ट 2 तक लेके आए अपनी उसको सीजीपीए को,
2 तक लेके आए तो फिर उनको डिग्री मिलती है। तो इस चीज को वो करने के लिए ये सारा इसको देखते हुए हमारा प्रोबेशन और डिसमिसल सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करा है। एक तो स्टूडेंट्स जो अपना टाइम, अपना पैसा, अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया ना करें, इस चीज की को भी मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स पे चेक रखने के लिए कि अगर कोई वो एकेडमिक्स परफॉर्मेंस उसकी खराब होना शुरू हो जाए तो फौरन हम उनको अलर्ट कर देते हैं कि भाई आपकी, उनके पेरेंट्स तक भी ये चीज चली जाती है, क्योंकि हम लेटर डिस्पैच करते हैं, उनके घर के एड्रेस पे, मेलिंग एड्रेस पे चला जाता है। अगर कोई उनकी जीपीए कम होती है कि इतनी कम, क्योंकि जो हमारे पासिंग मार्क्स है वो तो 55 है, और 55 पे आपको जैसे 1 पॉइंट आपका डी ग्रेड आता है या डी माइनस ग्रेड आता है, उसके 0.1 है ग्रेड पॉइंट। तो अगर कोई स्टूडेंट इसी तरह कम परफॉर्मेंस, क्योंकि हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में तो माहिर नहीं हो सकता, वो किसी कोर्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, किसी में कम परफॉर्म करेगा, तो इस तरह उनकी जीपीए एक मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर वो हर कोर्स में बिलो एवरेज परफॉर्म करेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो प्रोबेशन पे जाएगा। उसमें ये हम करते हैं कि उनकी बाकायदा काउंसलिंग होती है। अगर कोई स्टूडेंट प्रोबेशन पे चला जाता है, प्रोग्राम मैनेजर उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आप ये कोर्सेज ना लें, ये लें, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स ये ना करें कि सिर्फ बिलो एवरेज कोर्सेज पास करें या कोर्सेज फेल करें और आगे अपने बैच के साथ बढ़ते रहें, एडवांस कोर्सेज लेते रहें। नहीं, पहले वो जो जिनमें उनकी लोअर ग्रेड है या फेल है, पहले उनको इम्प्रूव करें, फिर उसके बाद आगे के एडवांस कोर्सेज लें। तो प्रोग्राम मैनेजर उनकी यही काउंसलिंग करते हैं कि आप ये वाले कोर्सेज पहले लें जो आपके प्रीवियस रह गए हैं या आपने फेल किए या उनकी जीपीए कम है, ताकि आप आगे बाद में एडवांस कोर्सेज ले सकें। और उसकी प्रोसीजर ये है कि हम स्टूडेंट्स को एक तो रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, स्टूडेंट का कोर्स लोड कम कर लेते हैं, N-2 करते हैं। लेट सपोज अगर अंडर ग्रेजुएट में 6 कोर्सेज उनको अलाउ होते हैं तो हम 4 कोर्सेज तक कर लेते हैं, और उनको ये एडवाइस किया जाता है कि जो आपके फेल है वो कोर्सेज लें या लोअर ग्रेड वाले कोर्सेज लें, ताकि आपकी जीपीए इम्प्रूव हो जाए। फिर अगर फिर भी वो नहीं कर पाता ये सारा कुछ, फिर उनको अगेन हम सेकंड प्रोबेशन पे डालते हैं, जो फाइनल प्रोबेशन कहलाती है, उस पे डालते हैं कि भाई फिर प्रोग्राम मैनेजर फिर उनकी काउंसलिंग करता है, फिर उनके सारे कोर्सेज देखते हैं कि भाई क्या कौन कौन से कोर्सेज इनको लेने चाहिए ताकि इनकी जीपीए जो हमारी मेंटेनेंस सीजीपीए कहलाती है, सर्वाइवल सीजीपीए कहलाती है, उस तक पहुंच सके, जो कि हमारे अंडर ग्रेजुएट के लिए 1.75 है, ग्रेजुएट करने के लिए 2 है, लेकिन मेंटेनेंस सीजीपीए हमने ताकि कम से कम फर्क रहे ग्रेजुएट और उसमें, ताकि अगर जब वो 4 साल गुजारे तो उनको अगर कोई 2-4 कोर्सेज रिपीट करने हो तो वो तो कर ले। ये ना हो कि वो 4 साल गुजार ले और उनकी जीपीए 1 या 1.5 हो और फिर वो उनको 10-10, 12-12, 15-15 कोर्सेज दोबारा करने पड़े अपने जीपीए को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारा सिस्टम इसलिए वो किया। लेकिन अगर 2 सेमेस्टर में भी, दूसरे सेमेस्टर में भी वो कोई परफॉर्म नहीं करते, यानी तीसरी दफा कंसेक्टिव उनकी प्रोबेशन आ जाती है, जीपीए कम पड़ जाती है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उसको हमें डिसमिस करना पड़ता है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी पड़ती है। सही। तो अच्छा सर, इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि मेरिट स्कॉलरशिप के हवाले से आपका डिपार्टमेंट किस तरह आपकी खिदमत सर अंजाम दे रहा है? जी बिल्कुल, मेरिट स्कॉलरशिप, क्योंकि जिस तरह जिनकी स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होती है उन पे चेक रखते हैं हम, उनको एक किस्म की पनिशमेंट, ये सजा मिलती है कि वो डिसमिस भी हो सकते हैं अगर वो कंसेक्यूटिव 3 सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इसी तरह जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ज़ाबिस्ट उनकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज भी करता है, उनको स्कॉलरशिप भी देता है, मेरिट स्कॉलरशिप कहलाती है, उसका एक सर्टिफिकेट भी हमारा डिपार्टमेंट देता है उनको। उसका प्रोसीजर ये है कि उसका एक क्राइटेरिया जो हमने रखा हुआ है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर में 3.7 से हाईएस्ट जीपी लेके आता है और क्लास में भी उसकी हाईएस्ट रहती है, तो उनको फिर ज़ाबिस्ट मेरिट स्कॉलरशिप देता है अगले सेमेस्टर के लिए। 25% उनकी कोर्स फीस जो है, जो वो
उनको कम देना पड़ता है, वो ज़ाबिस्ट पे करता है अपनी तरफ से। 75% स्टूडेंट देगा, 25% ज़ाबिस्ट खुद उसको पे करेगा। तो ये अच्छे स्टूडेंट्स को रिकग्नाइज, ताकि उनको हौसला हो और मेहनत करे स्टूडेंट, और उनकी एक रिकग्निशन के लिए ज़ाबिस्ट उनको मेरिट स्कॉलरशिप भी अवार्ड करता है। और ये हर सेक्शन के लिए होता है। लेट सपोज हमारे पास बीबीए में अगर 6 सेक्शन है, या अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो हर सेक्शन को हम देते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये हिस्सा मिलता रहे। जो भी अपने सेक्शन में बेहतर परफॉर्म करेगा उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको ज़ाबिस्ट ऑलरेडी उनको सब्सिडाइज रखा हुआ है, उनको हम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमको 20-25%, कुछ केसेस में 50% तक ज़ाबिस्ट वैसे ही उनको स्कॉलरशिप देता है। वो सब्सिडाइज प्रोग्राम है, तो उनके लिए नहीं होता। अच्छा सर, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप जस्ट लाइक इफ्तिताह करते हैं, या जस्ट लाइक आगाज करते हैं अपनी पढ़ाई का, तो जो एंड हो रहा होता है, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होती है थीसिस, जो बच्चे करते हैं। तो थीसिस डिफेंस होता है, उसमें आपके क्या खिदमात होते हैं और वो किस तरह प्रोसेस करती हैं चीजें? देखें, ये तो अभी क्योंकि ज्यादातर ये चीजें होती है एमएस और पीएचडी लेवल पे, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स तो सारे उनके थ्योरेटिकल कोर्सेज होते हैं। अगर रिसर्च वगैरह होता है तो वो भी ग्रुप वाइज होता है, इतना ज्यादा उसमें वो नहीं होता। उसमें ये होता है कि एक स्टूडेंट की जितनी भी जो शुरू से लेकर आखिर तक उनकी डिसर्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, थीसिस को कंप्लीट करने के लिए, वो सारा जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है स्टूडेंट की और उनकी एडवाइजर की, वो सारे एकेडमिक्स के थ्रू ही हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। स्टूडेंट जब रजिस्टर करता है, लेट सपोज 3 क्रेडिट आवर्स की थीसिस या डिसर्टेशन के लिए जब वो रजिस्टर करता है, तो उसको एक टाइम पे हम उनको डेडलाइन देते हैं कि इस टाइम तक आपने अपना प्रपोजल फॉर्म भी सबमिट करना है। वो प्रपोजल फॉर्म सबमिट करता है, उसके साथ एक रिसेप्शन से फॉर्म लेके उसको फिल करता है, और फिर अपने एडवाइजर से मिलके उसको एक प्रपोजल लिखता है 1-2 पेज का, वो एकेडमिक्स को सबमिट कर रहे। तो फिर उसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस में एकेडमिक्स इन्वॉल्व होता है। जब उनका फाइनल थीसिस होता है, डिफेंस वगैरह होता है, या मिड रिव्यू होता है, वो भी एकेडमिक्स डिपार्टमेंट एडवाइजर के साथ मिलके और स्टूडेंट के साथ मिलके एक टाइम फिक्स करते हैं कि इस टाइम पे वो अवेलेबल हैं, और फिर उस टाइम में उनका थीसिस करा के, क्योंकि हम बाहर से इवेल्युएटर आते हैं, उनसे टाइम लेना पड़ता है, वो सारा चीजें वो करके वो करना होता है। उनकी कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत ज्यादा होती है। अभी जितने एचईसी की पॉलिसीज वो एक स्ट्रिक्टनेस किस्म की आ रही है, जितना डिसिप्लिन आ रहा है, तो वैसे वैसे यूनिवर्सिटीज में भी काफी इस चीज पे वो हो रहा है। रिसर्च पे काफी क्लोजली उनको मॉनिटर किया जाता है। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, एक स्टूडेंट को की रिसर्च को वो देखा जाता है। तो अच्छा, ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जब आप एचएससी को चीजें आपके पास आती हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं, स्टूडेंट के मामला होता है। ठीक इसी तरह से टीचर्स के साथ भी आपकी काफी इंगेजिंग रहती है। एक तो जैप डेस्क, उसके बाद जब एचएससी की पॉलिसीज, तो आप टीचर्स को किस तरह ट्रेन करते हैं? जैसे कोई नया टीचर आता है, पूरा सेमेस्टर पढ़ाता है, देन अगेन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको क्लास का स्केड्यूल चाहिए, जैप डेस्क की इंफॉर्मेशन चाहिए, सेमिनार करवाना है, कॉन्फ्रेंस करवानी है, सिंपोजियम करवाना है, इस तरह की सारी चीजों में आप टीचर्स को किस तरह सपोर्ट करते हैं और किस तरह उनको आप गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं? देखिए, जो भी फैकल्टी न्यू आती है, जाहिर सी बात है उनको ज़ाबिस्ट की पॉलिसीज वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, कुछ तो प्रोग्राम मैनेजर्स बता देते हैं, और बाकी जो चीज़ें होती है उनकी बेसिक ओरिएंटेशन वगैरह वो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट करता है। उनकी ज़ाबिस्ट प्रोफाइल बनाने से लेकर उनकी ज़ाबिस्ट में जितनी भी अटेंडेंस होती है, कि वो किस तरह उनको इंटर कर, या मार्क्स, कोर्स आउटलाइन, लेक्चर मटेरियल किस तरह अपलोड करनी है, क्योंकि हर जो भी नया बंदा आता है वो किसी नए सिस्टम का इतना यूज टू नहीं होता, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए एकेडमिक्स डिपार्टमेंट अवेलेबल होता है, वो उनको बेसिक ओरिएंटेशन भी देता है। और अगर उनको कोई ज्यादा परेशानी होती है कोई चीज अपलोड करने में, कोर्स आउटलाइन अपलोड करने में, या उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, अटेंडेंस स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स की मार्क कर दी, उसमें चेंजेस की उनको ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें एकेडमिक्स के थ्रू होती है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम जो है ये जिस तरह स्टूडेंट उससे फ़ायदा लेता है, इसी तरह फैकल्टी भी उनसे फ़ायदा, वो क्लासरूम में जाके ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, और उनके मार्क्स भी उनको इस पर, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, जैसे मैंने पहले कहा, ये पेपरलेस हमने एनवायरनमेंट वो किया है कि ज़्यादा उसमें वो ना हो, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो, तो ये हमारा इस लिहाज से बड़ा अच्छा सिस्टम है सही जिसको हम करते हैं। तो स्टूडेंट टीचर को हम इसमें फैसिलिटेट करते हैं, उनकी एफडार है उसमें उनका नाम हम एंटर करते हैं, फैकल्टी अटेंडेंस रजिस्टर्ड और डिजिटल अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता है, उसमें फैकल्टी आके अपना साइन इन करते हैं और जाते वक्त अपना साइन आउट करते हैं, तो उसी से उनकी फिर पेमेंट वगैरह का वो सारी चीज़ें होती है। तो जितनी भी चीज़ें होती है फैकल्टी पूरा हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह स्टूडेंट का होता है उसी तरह फैकल्टी का भी सही एकेडमिक्स के साथ बहुत क्लोजली इन्वॉल्व होता है और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। आपसे बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करनी है, मगर टाइम हमें थोड़ी इजाजत कम दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको और कंसाइज और कंस्ट्रक्टिव कर देता हूँ। सर, टीचिंग की जब बात आई तो टीचिंग एवोल्यूशन की भी एक बात होती है। जब मैं बैक इन 2015 की बात करूं या 14 की, तो हमें ये एक प्रैक्टिस होती थी कि क्लास चल रही होती थी तो सडनली आपकी एक टीम आती थी, हमें लेके जाती, लैब्स में जाके बिठाती थी और हमें प्रोसेस करवाती थी, एक प्रैक्टिस होती थी जो मैं आज नहीं देख रहा। ठीक है, ये क्या हुआ है, होती है या नहीं होती है एवोल्यूशन टीचर्स की? अब होती है तो कैसे होती है? क्योंकि अब जो है ना, शायद या तो हम कहीं ना कहीं ऐसी ब्लंडर या मिस्टेक कर रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रही। तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि हम टीचर के बारे में फीडबैक देना चाह रहे हैं और वो फीडबैक हमारा जा नहीं रहा, या हम कोई चीज में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रही, और हम जाते हैं तो ऑब्वियसली हर अथॉरिटी की अपनी मसरूफियत होती है, तो उस मसरूफियत के बिना पर हम उनका इतना टाइम नहीं ले पा रहे। तो मुझे एकदम से याद भी आ गया कि वाकई हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होती थी। तो अब इस प्रैक्टिस का क्या हो रहा है? क्योंकि उस टाइम में तो मुझे याद है कंफर्म कि आप लोग आते थे, हमें क्लास से भी लेके जाते थे, 1 बाय 1 हम बैठते थे और अपना ऑनलाइन उसको स्टार्ट करते थे, और जो हमारी चीजें होती थी, और उस वक्त हमने ये भी देखा था कि भाई मिड टर्म के फौरन बाद, या मिड टर्म से 1-2 वीक पहले ये होती थी, मिड टर्म के फौरन बाद हम बहुत सारी चेंजिंग्स अपने सामने विजिबल देख रहे होते थे, चाहे वो हम टीचर के एटीट्यूड के हवाले से करें, उसकी क्लास के कंटेंट के हवाले से करें, या डेकोरम के हवाले से करें, या जो कोर्स मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, इस तरह की चीजें मुझे याद आ रही हैं। अब आप हमें थोड़ा रहनुमाई करें इसमें। जी बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, वैसे वैसे हमारा सिस्टम भी बेहतर होता जा रहा है। अब पहले ये होता था कि हम स्टूडेंट्स को क्लास में से ले आके लैब में लेके आते थे और फिर वहाँ पे टीचिंग इवेल्युएशन कराते थे। तो उसमें ये होता था कि सम टाइम स्टूडेंट्स, जैसे अब 40 की क्लास है, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड स्टूडेंट 40 है क्लास में, उस दिन को कोई 35 आए, 32 आए, या जितने भी स्टूडेंट्स कम आए, तो उससे होता ये था कि फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलता था कि वो टीचिंग इवेल्युएशन कर सके। जाहिर सी बात, ये वन टाइम एक्टिविटी होती थी, हो जाती थी, तो वो अगर क्लास में नहीं है, किसी वजह से नहीं है, तो वो नहीं कर पाते थे दोबारा। लेकिन अब क्योंकि ये हमने जितना भी सिस्टम को ऑनलाइन किया, तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब हमने स्टूडेंट्स को पूरा 2 हफ्ते तक उनके सिस्टम पे ही, जो ज़ैपडेस्क की हम बात कर रहे हैं, उनके पोर्टल पे ही उनको ये एक्सेस दिया हुआ है कि वो वहीं से ही अपनी कोर्स जो 5th और 6th वीक में टीचिंग एवेल्युएशन कर सकते हैं। 4 वीक्स वो पढ़ते हैं, 5वें और 6ठे वीक में वो टीचिंग के बारे में जितनी भी कोर्स वो पढ़ रहे हैं, रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं उनके, वो उनके बारे में फीडबैक दे सकते हैं। 2 वीक का उनके पास पूरा टाइम होता है, किसी भी वक्त घर से वो अपने टीचर के पास, क्योंकि जब लैब में हम उनको लेके जाते थे तो वो बड़ा ही कम टाइम होता था, लिमिटेड टाइम होता था, क्योंकि एक तो हम क्लास के दौरान से उनको उठाते थे, तो वो भी एक टाइम ज़ाया हो जाता था, और स्टूडेंट्स जो है एक टाइम कम होता था, तो कभी कभार वो डर भी जाते थे, क्योंकि हम उधर ही घूम रहे होते थे, देख रहे होते थे, तो कि कहीं ये देख के या पता न चले कि भाई मैं टीचर के बारे में या कोर्स के बारे में क्या लिख रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा
मतलब ओपनली वो नहीं कर सकते थे। अभी उनके पास बड़ा आसान सा वो घर में बैठ के वो कर सकते हैं, कहीं से भी वो टीचिंग के बारे में अपनी वो दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन इसका एक चीज जो है, जो मुझे लग रहा है कि उस वक्त टीचर को, जैसे अब आप क्योंकि इस एक्टिविटी अब आप में नहीं है, आप स्टूडेंट की लाइफ तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी शायद एक आध कोर्स अगर आपका या रिसर्च वगैरह का हो, तो इसलिए आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा, ये एक्टिविटी आप देख नहीं पाते कि वो हम वो कर रहे होते हैं। इसी तरह से टीचर को भी नहीं, वो हालांकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसमें ये चीज मेंशन होती है कि टीचिंग इवैल्यूएशन भी होती है, उनको बताया भी जाता है, उन फीडबैक पे और उनको अप्रोच भी किया जाता है। प्रोग्राम मैनेजर ये और हमारे वीपी एकेडमिक्स भी डायरेक्टली ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, उनके पोर्टल पे भी आ रही होती है। एक एक स्टूडेंट की फीडबैक वो खुद भी देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर भी कर रहे होते हैं। तो अगर किसी न एचओडी भी कर रहे होते हैं, कहीं पे भी मिस हो जाती, कोई ना कोई उनको वो चीज देख लेते हैं, फिर उन टीचर को अप्रोच किया जाता है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे या स्लो पढ़ा रहे या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो टीचर से डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। मतलब मैं कहीं ना कहीं वाकई ये चीज सही कह रहा था कि हम कहीं गलती करते हैं, यानी कि हम ज़ैप टेस्ट खोलते ही नहीं है। शायद ये होता है कि हमने पहली दफा देख लिया, उसके बाद क्योंकि आजकल व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप बने हुए होते हैं, हम आपस में दोस्तों को बोलते हैं यार स्लाइड्स भेज दो, कोर्स मटेरियल भेज दो, हम अपना ज़ैप टेस्ट खोलते ही नहीं है। जब सेमेस्टर पूरा हो जाता है तो हम सिर्फ अपना वो जो कैलकुलेटर है जैसे लाइक सीजीपी की मेंटेनेंस देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, किस कदर खड़े हैं, या हमारा कोर्स किस मार्क्स के साथ पास आउट हुआ है। और ये एक्टिविटी होती भी 5वें और 6ठे सेशन के अंदर है। तो मिड टर्म के फौरन बाद मैंने ये देखा है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही हरकत करते हैं कि मिड टर्म के फौरन बाद देखते हैं कि ज़ैप टेस्ट को यार मार्क्स क्या है, और फिर सिमन बुकमन ओमियो फॉर्मूला अर्जुन वाला मामला हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली ये गलती करते हैं। सर अगला मेरा और शायद ये लास्ट सवाल हो, ऑब्वियसली आपकी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं और वो भी आपको निभानी, और इंशाल्लाह इस शो के बेसिस पे जो मुझे फीडबैक मिलेगा हम दूसरा पॉडकास्ट आपके साथ जरूर करेंगे। लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं? जैसा कि हमने देखा है कि समवॉट टीन अटेंडेंस का मामला मैं भी स्टूडेंट हूं तो फेस करना पड़ता है, दूसरा सीजीपीए का, इस तरह के मामलात में किस तरह की रहनुमाई होती है फिर आपकी? मैं आपको ये जो पिछला सवाल है उसका ही अभी कुछ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी टाइम इजाजत दे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि स्टूडेंट्स जो है अपने ज़ैप लिस्ट को लॉगिन करते ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा वो मैं उसको कहूँ कि स्टूडेंट्स की तरफ से मसला है, और इसी वजह से फिर इनको प्रॉब्लम्स होती है कि स्टूडेंट एक तरफ तो ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें ये सहूलत नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ पे हम उनसे उनकी कोऑपरेशन मांगते हैं कि वो इसमें थोड़ा हमारे उसमें कुछ मदद कर सके, जैसे टीचिंग इवैल्यूएशन के लिए, वो नहीं करते। हम उनको बार बार रिमाइंडर भेजते हैं, पूरे 2 वीक्स जो है उनको रिमाइंडर भेजते हैं कि जिन लोगों ने फीडबैक नहीं दिया होता कि आप फीडबैक दे ताकि इसको हम कंपाइल कर सके और आगे बढ़ें। टीचर से बात करनी होती है वो करें, अगर कोई प्रॉब्लम है कोर्स से रिलेटेड या कोई भी इशू है तो प्रोग्राम मैनेजर वो करता है। अगर स्टूडेंट फीडबैक ही नहीं देता, ना अपना ज़ैप लिस्ट चेक करता है, तो फिर तो उनको पूरा सेमेस्टर प्रॉब्लम ही होगी। और यही आप जो आखिरी सवाल के स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम ही इसी वजह से होती है कि वो जो हमारी पॉलिसीज है उनसे मतलब उनको देखता नहीं है, ये नहीं पढ़ते नहीं है स्टूडेंट हैंड बुक में क्या लिखा है उनके, या ज़ैप लिस्ट पे जैसे लेट सपोज फीस की डेडलाइन होती है, वो पूरी डिटेल जो है उनको एसएमएस के थ्रू भी बताई जाती है और ज़ैप लिस्ट भी फर्स्ट डे से होती है, लेकिन स्टूडेंट नहीं देखते, फिर कहते हैं कि हमें तो नहीं था पता कि वो कोर्स फीस की कब डेडलाइन थी, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन। ये ईच एंड एवरीथिंग जो है हम ज़ैप लिस्ट के पोर्टल पे डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी नई न्यू चीज होती है, ताकि स्टूडेंट्स जो है उसको देखे और उससे फायदा उठाए और उनका टाइम जाया ना हो। किसी से पूछने उछने की ज्यादा इतनी जरूरत नहीं होती, अगर वो अपने पोर्टल को देखें और कुछ जो पॉलिसीज हैं उनको के मुताबिक वो उसको पहले रीड करें, फिर उसके बाद जो है
कोई फैसला करे। तो यही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे ज्यादा उनको मसले ये होते हैं कि जैसे क्लासरूम से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम होती है कि या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो गिला तो जरूर करते हैं कि हमें प्रॉपर इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़े तो उनको जरूर पता हो या किसी डिपार्टमेंट से पूछे, मगर ना पूछते हैं ना वो करते हैं। जो मुझे उनसे गिला है, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो हमें आके आइडियाज देते हैं कि भाई ये चीज में अगर ऐसी इंप्रूवमेंट, तो हम उनको बिल्कुल उनका फीडबैक हर लेवल पे उनको वो किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो हमारे एडमिन की तरफ से भी उनको कंप्लेन एंड सजेशन बॉक्सेस जगह जगह पे लगे हुए हैं, हर कैंपस के अंदर, हर कैंपस के लगे हुए हैं कि वो स्टूडेंट अगर कोई उनके पास सजेशन है जो उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा, तो उसको अपने लिख के उसमें डाल सकते हैं। उस पूरा डेली बेसिस पे वो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट उसको देख रहा होता है, बॉक्सेस को खाली कर रहा होता है। लेकिन ये कि आजकल पूरा जिस तरह हमारी सोसाइटी के हम अपना रोल तो प्ले करने को तैयार नहीं होते, लेकिन शिकायत ही करते रहते हैं कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। सो व्यूअर्स, आप शिकायतें छोड़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके बात मतलब आपके पास कोई भी सजेशन है या कोई ऐसी चीज जो आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या आपकी कोई रिकमेंडेशन है, या समवॉट अगर आपकी कोई ऑथेंटिक कंप्लेन है, तो आप हमारे किसी भी कैंपस में जाएं, एंट्रेंस के साथ किसी भी गार्ड से आप पूछ भी लेंगे अगर आपको बॉक्स नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक जगह वो प्लेस है, मतलब 100 पे आप जैसे आते हैं तो आपको 100 पे भी मिलता है, 99 पे भी मिलता है, इस तरह दूसरे कैंपसेस में मिलेगा। तो आप गार्ड से पूछ सकते हैं कि कंप्लेन बॉक्स कहाँ है, वो आपको डायरेक्शन बता देगा। आप अपनी कंप्लेन, आपकी सजेशन, आपकी रिकमेंडेशन उसमें लिखकर जरूर हमें पहुंचाएं। हमारे अथॉराइज्ड डिपार्टमेंट्स इंशाल्लाह आपको वो चीजें आपकी रिसीव करने के बाद उसको आप एक वाज़े तौर पर एक अमली जो है आपको एक्शन उस पर जरूर नजर आएगा। सर, इस प्रोग्राम का टाइम क्योंकि अख्ताम पे चाह रहा है, तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपका कोई मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ ज़्याबिस, पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। मैसेज तो मेरा ज़्याबिस की स्टूडेंट को यही है, अब वो पूरे पाकिस्तान को तो यही है कि हर जो हम जितने भी पाकिस्तानी हैं अपने माशरे के लिए अपना पॉजिटिव रोल वो करे, प्रोएक्टिव बने, बजाय के कोई आके हमें कुछ कहे, हम खुद अपना रोल प्ले करने को तैयार हो कि किस तरह मेरी वजह से सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। तो वो बेहतरी के लिए तो यही मैसेज मेरा हमारे ज़ाबिस के स्टूडेंट्स को भी है कि वो अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करे और एक तरह से बेहतर करने की कोशिश करे। ये ना हो कि सिर्फ शिकायत करते रहें। और हमारा ऑफिस एकेडमिक ऑफिस तो वैसी सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन होता है। वो कोई भी बात, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सजेशन, कुछ भी चीज़ हो, वो आके हमारे डिपार्टमेंट्स में आके कह सकते हैं। मैं भी अवेलेबल होता हूँ, हमारी टीम भी अवेलेबल होती है। तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से उनके जो कंसर्न होते हैं उनको एड्रेस करेंगे और उनको कंसर्न अथॉरिटी तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनका इशू रिजॉल्व हो सके। सही सर, थैंक यू सो मच मोहम्मद राशिद साहब। आपके कीमती टाइम में से हमें बहुत सी गाइडेंस मिली और उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर हमारे साथ इस तरह ही आप पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजों पे मजीद डिस्कशन करेंगे। एंड व्यूअर्स, दिस इज टाइम टू से गुड बाय, एंड इंशाल्लाह अपकमिंग एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।